हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर प्रॉफिट एकेडमी पर। मैं हूं निखिल मेहता और हम लोग पढ़ रहे हैं कंपनी ऑडिट। तो कंपनी ऑडिट के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट पढ़ा था और सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट पढ़ा था। अभी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रोटेशन ऑफ ऑडिटर और रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर और उससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस। तो चलिए हम लोग चलते हैं रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। जो हेडिंग आपको स्क्रीन पर दिख रही है उसकी तरफ देखिए आप ध्यान से एक बार। हेडिंग रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए हम लोग अभी जो भी बात कर रहे हैं वो सारी जनरली नॉन गवर्नमेंट कंपनी के लिए ही है। अभी नॉन गवर्नमेंट कंपनी है और नॉन गवर्नमेंट कंपनी जस्ट लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है और उसमें मिस्टर ए 2015 से लेके 2020 तक के लिए ऑडिटर था। अब 2020 की एनुअल जनरल मीटिंग आ चुकी है, मतलब मिस्टर ए के रिटायरमेंट के दिन आ चुके हैं। ओके, तो मिस्टर ए जो कि 2020 की एजीएम में रिटायर हो रहा है, क्या मिस्टर ए 2020 की एजीएम में उसी एजीएम में फिर से 2020 से लेके 25 तक के लिए रीअपॉइंट हो सकते हैं क्या? देखो बात यह है कि 2020 में मिस्टर ए जा रहा है तो इसकी जगह तुम मिस्टर बी को लाना चाहते हो तो ला सकते हो। इसका मतलब नया ऑडिटर आ सकता है, वो तो आ ही सकता है। लेकिन क्या हम जो ऑडिटर रिटायर हो रहा है उस रिटायरिंग ऑडिटर को भी इसी पोस्ट पे फिर से कंटिन्यू और बरकरार रख सकते हैं? ये एक क्वेश्चन है। तो आप मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर आपने पहले कभी कंपनी ऑडिट पढ़ रखा है तो आपको रोटेशन ऑफ ऑडिटर का प्रोविजन पता होगा, और नहीं पढ़ रखा है तो आज मैं आपको पूरा समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। देखो अभी मैं ऐसा मान रहा हूं कि एक छोटी कंपनी की, अभी मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन बताया है, आंसर नहीं बताया, आंसर बता रहा हूं। एक छोटी कंपनी है जस्ट लाइक एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, और इस छोटी कंपनी में रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कोई प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस कंपनी में ऑडिटर को चेंज करना पड़ता है, इस तरह का प्रोविजन नहीं लगता है। ठीक है, तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में मिस्टर ए भाई साहब ऑडिटर थे 2015 से लेके 20 तक, और अब 20 से लेके 25 तक मिस्टर ए रीअपॉइंट होना चाहता है। तो क्या वो रीअपॉइंट हो सकता है क्या? द आंसर इज यस, हो सकता है। मतलब आपको क्या करना है, 2020 की एनुअल जनरल मीटिंग में उसके रीअपॉइंटमेंट का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवाना है और वो भाई साहब रीअपॉइंट हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? क्या मिस्टर ए रीअपॉइंट हो सकता है? तो इसका सिंगल वर्ड आंसर है यस, हो सकता है। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि वो परिस्थितियां बताइए, वो सर्कमस्टेंसेस बताइए जब एक ऑडिटर रीअपॉइंट नहीं हो सकता है। वो परिस्थितियां बताइए जब एक ऑडिटर रीअपॉइंट नहीं हो सकता है। तो कब कब एक रिटायरिंग ऑडिटर रीअपॉइंट नहीं हो सकता है? तो सुनना, कब कब रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। तो रीअपॉइंटमेंट कब कब नहीं हो सकता है वो सुनना। पहला, मिस्टर ए अगर 2020 में डिस्क्वालीफाई हो जावे तो ऐसी सिचुएशन में मिस्टर ए रीअपॉइंट हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो डिस्क्वालीफाइड है। केस नंबर 2, मिस्टर ए 2020 में, कौन? मिस्टर ए जो ऑडिटर है, रिटायरिंग ऑडिटर, वो कंपनी को 2020 में एक लेटर लिख के यह इन्फॉर्म कर देते हैं कि मैं आपकी कंपनी में ऑडिटर बन के नहीं रहना चाहता हूं। तो अगर वो रिटर्न में अपनी अनविलिंगनेस को शो कर देंगे तो वो पर्सन रिटायरिंग ऑडिटर को हम लोग रीअपॉइंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो साफ साफ कह रहा है कि मुझे रीअपॉइंट नहीं होना है, तो हम लोग नहीं करेंगे। देन केस नंबर 3, अगर मान लो 2020 की एनुअल जनरल मीटिंग में तुमने मिस्टर ए को रीअपॉइंट नहीं करना चाहा, तुमने किसी दूसरे पर्सन को
किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट करने के लिए रिजोल्यूशन पास करवा दिया, तो ऑब्वियसली वो जो दूसरा पर्सन है जिसके लिए आपने रिजोल्यूशन पास करवाया है वो पर्सन अपॉइंट हो जाएगा, मिस्टर ए अपॉइंट नहीं होगा। अगर आपने 2020 के एनुअल जनरल मीटिंग में किसी और को अपॉइंट करने का रिजोल्यूशन पास करवा दिया तो भी मिस्टर ए कंटिन्यू नहीं रहेगा और वो रीअपॉइंट नहीं होगा। या फिर आपने 2020 में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाया, किस चीज का, खास तौर से इस चीज का, नॉट टू रीअपॉइंट मिस्टर ए। मतलब आपने क्या कहा, प्रस्ताव रखा जनरल मीटिंग में कि मिस्टर ए को किसी भी कीमत पे रीअपॉइंट नहीं करेंगे, वोट करिए। और सब लोगों ने वोट किया, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, रीअपॉइंट नहीं करेंगे नहीं करेंगे। स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो गया। ऐसी स्थिति में भी वह पर्सन रीअपॉइंट नहीं हो सकता। ऐसे केस में आपको किसी दूसरे पर्सन को लाना ही होगा। जब आप साफ साफ तौर पे यह रिजोल्यूशन पास करा रहे हो कि किसी को भी बनाएंगे लेकिन ए को नहीं बनाएंगे, तो ऐसे केस में मिस्टर ए रीअपॉइंट नहीं हो सकता है। और केस नंबर 4 मेरे नेक्स्ट हेडिंग से रिलेटेड है कि जब भी रोटेशन ऑफ ऑडिटर एप्लीकेबल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भी ऑडिटर रीअपॉइंट नहीं हो सकता है। अब ये रोटेशन ऑफ ऑडिटर क्या होता है, कब एप्लीकेबल हो जाता है, तो बस आप 2 मिनट का इंतजार करिए। हमारी नेक्स्ट हेडिंग रोटेशन ऑफ ऑडिटर ही है और हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग एक बार रीअपॉइंटमेंट वाले पॉइंट को नोट से देख लेते हैं। ये रहा चार्ट आपके सामने। पॉइंट नंबर 1 क्या बोला, जनरली द रिटायरिंग ऑडिटर कैन बी रीअपॉइंटेड। मतलब रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं कर सकते, ऐसा साफ साफ लिखा हुआ नहीं है, मतलब आप रीअपॉइंट कर सकते हो। रिटायरिंग ऑडिटर कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड इन फॉलोइंग केसेस। निम्नलिखित परिस्थितियों में रिटायरिंग ऑडिटर रीअपॉइंट नहीं हो सकता है। कब कब, तो फर्स्ट पॉइंट इज जब भी डिस्क्वालिफिकेशन हो जावे तब नहीं हो सकता। सेकेंड पॉइंट इज जब भी ऑडिटर ने नोटिस दे दिया राइटिंग में, क्या नोटिस दिया कि मैं ऑडिटर बनके नहीं रहना चाहता हूं, ठीक है, तो ऐसे केस में वो पर्सन ऑडिटर बनके नहीं रह सकता है। रोटेशन ऑफ ऑडिटर एप्लीकेबल हो जाता है, ये मैं आपको 2 मिनट बाद समझाने वाला हूं। या फिर आपने स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराया, या तो किसी दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए एसआर पास करा दिया, या फिर एग्जिस्टिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करेंगे, नॉट टू रीअपॉइंट एग्जिस्टिंग ऑडिटर, यह रिजोल्यूशन पास करवा दिया। तो अगर इन तरह की सर्कमस्टेंसेज होगी तो एग्जिस्टिंग ऑडिटर रीअपॉइंट नहीं होगा, अदरवाइज एग्जिस्टिंग ऑडिटर रिटायरिंग ऑडिटर रीअपॉइंट हो सकता है। पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है, मान लो कि आपकी कंपनी ने एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई 2020 में, 2 में से एक निर्णय तो लेना ही था। या तो तुम मिस्टर ए को रीअपॉइंट करते, मतलब रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट करते, या फिर तुम रिटायरिंग ऑडिटर की जगह किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट करते। भाई 2 में से एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना, या तो आप ए को अपॉइंट करो या किसी और को अपॉइंट करो। अगर किसी परिस्थिति में आपकी कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में न तो रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट करने का रिजोल्यूशन पास हुआ, न ही नए ऑडिटर को रीअपॉइंट करने का या अपॉइंट करने का रिजोल्यूशन पास हुआ, जब दोनों ही डिसीजन नहीं लिए गए, ऐसी सिचुएशन में ऑडिटर की पोस्ट तो खाली हो जाएगी। तो हमारे कंपनीज एक्ट ने फिर थर्ड प्रोविजन बनाया कि अगर किसी एनुअल जनरल मीटिंग में न कोई भी ऑडिटर अपॉइंट या रीअपॉइंट नहीं होता है तो जो हमारा एग्जिस्टिंग ऑडिटर है वही कंटिन्यू करेगा एज अ ऑडिटर। तो जो हमारा एग्जिस्टिंग, हमने ऐसा नहीं बोला कि उसका ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा, हाँ ये शब्द इस्तेमाल नहीं किए हैं। हमने खाली इतना सा कहा कि जब तक नया नहीं ले आते तब तक पुराना वाला ही चलेगा, तो एग्जिस्टिंग ऑडिटर कंटिन्यू रहेगा। अब हो सकता है आपकी कंपनी नेक्स्ट ईयर की एनुअल जनरल मीटिंग में नया ऑडिटर लेके आ जाएगी, तो ऐसी सिचुएशन में नया वाला आ जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। What's the next heading? And the next heading is rotation of auditor. अब रोटेशन ऑफ ऑडिटर क्या है और क्यों है, इस बात को मैं आपको 5 मिनट इधर समझा देता हूं।
ओके, सुनना रोटेशन ऑफ ऑडिटर का प्रोविजन क्यों है और क्या है। रोटेशन ऑफ ऑडिटर, आपको पता है कंपनीज एक्ट 2013 के जो हम लोग प्रोविजन पढ़ रहे हैं, ये प्रोविजन आए थे उससे पहले। कंपनीज एक्ट 2013 से पहले क्या था, कंपनीज एक्ट 1956 था। अब कंपनीज एक्ट 1956 में क्या प्रोविजन हुआ करता था वो सुनना। कंपनीज एक्ट 1956 में क्या था कि जो ऑडिटर था वो 1 साल के लिए अपॉइंट होता था, ओके, और वो हर साल रिटायर हो जाता था। मतलब जो 2015 में अपॉइंट हुआ वो 2016 तक रहेगा। फिर 2016 में आपके पास 2 ऑप्शन थे, या तो आप किसी नए ऑडिटर को लेके आओ या आप उसी ऑडिटर को रीअपॉइंट कर लो। तो क्या होता था पुराने कंपनीज एक्ट में कि उसी ऑडिटर को रीअपॉइंट करना अलाउड था। तो आप समझिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, उसमें 2015 में एक ऑडिटर अपॉइंट किया गया। अगर पुराना कंपनीज एक्ट होता तो क्या होता, 2015 में एक ऑडिटर अपॉइंट किया गया, वो 2016 तक रहा मिस्टर है। फिर 2016 से 17 वापस से उसी को अपॉइंट कर लिया, फिर 17 से 18 फिर से अपॉइंट कर लिया, फिर 18 से 19 फिर से अपॉइंट कर लिया, और ऐसे करते 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 मान लो एक कंपनी में 40 साल हो गए, एक का एक ही ऑडिटर है। क्योंकि कंपनीज एक्ट जो पुराना वाला था उसमें ऐसा लिखा हुआ था ही नहीं कि तुम ऑडिटर को चेंज किया करो समय समय पर। अगर एक ऑडिटर लॉन्ग टाइम तक तुम्हारी कंपनी में रहेगा तो उसका और तुम्हारी कंपनी के डायरेक्टर्स का और मेंबर्स का फेमिलियरिटी हो जाएगा। दैट्स व्हाई इंडिपेंडेंस को नुकसान होगा, वो ऑडिटर का व्यवहार बन जाएगा कंपनी के डायरेक्टर से। अब सोचो आपकी कंपनी की 40 साल से मैं ही ऑडिट कर रहा हूं, तो आपका और मेरा कितना अच्छा व्यवहार बन जाएगा। अब ऐसे रिलेशन अगर क्रिएट हो जाएंगे तो आप कुछ भी गड़बड़ करोगे तो भी मैं ऑडिट रिपोर्ट में नहीं लिख पाऊंगा। तो ये पुराने कंपनीज एक्ट में एक वीकनेस थी कि एक ऑडिटर 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल तक भी एक ऑडिटर रह जाता और उसको हटाने के और चेंज करने के कोई प्रोविजन नहीं हुआ करते थे। तो क्या आपको लगता है कि समय समय पर, हर साल नहीं तो 2-5 सालों में, समय समय पर ऑडिटर की फर्म या ऑडिटर चेंज होना चाहिए? जी हां, समय समय पर ऑडिटर चेंज होना चाहिए। दिस इज द हेडिंग रोटेशन ऑफ ऑडिटर। रोटेट करो, पहले ए था तो अब बी को लाओ, पहले बी था तो अब सी को लाओ, अब सी था तो डी को लेके आओ। रोटेशन, रोटेशन का मतलब समझ आ गया ना अब आपको। रोटेट किया करो ऑडिटर को, समय समय पर बदलाव किया करो, उनको चेंज किया करो। तो आप समझ गए मेरी बात को। ऐसी परिस्थिति में हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 में जो प्रोविजन लिखे हुए हैं वो पढ़ रहे हैं कि आखिर कंपनीज एक्ट 2013 ने क्या प्रोविजन बनाए। तो कंपनीज एक्ट 2013 ने प्रोविजन बनाए, वो ध्यान से सुनना। मेन प्रोविजन क्या है वो सुनना। 2 प्रोविजन बनाए, प्रोविजन नंबर 1, प्रोविजन नंबर 2। मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम की एक बड़ी कंपनी है, ओके। उस कंपनी में मिस्टर ए नाम का एक इंडिविजुअल पर्सन उस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में ऑडिटर बनता है 2015 की एनुअल जनरल मीटिंग में। कौन बन रहा है? एक इंडिविजुअल पर्सन है। मिस्टर ए कौन है? एक इंडिविजुअल पर्सन है, मतलब ये पार्टनरशिप फर्म नहीं है। तो मिस्टर ए 2015 में रिलायंस का ऑडिटर बना, तो कंपनीज एक्ट ने कहा कि 2015 से लेके 2020 तक मिस्टर ए को तुम ऑडिटर रख सकते हो, ओके। फिर 2020 में तुमको ऑडिटर चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब 2020 से लेके 2025 तक तुम दुनिया से कोई भी ऑडिटर उठा के लाओ, लेकिन मिस्टर ए तो नहीं आ सकता है। भाई अगर मिस्टर ए ने 2015 से लेके 20 तक रिलायंस की ऑडिट कर ली तो 20 से लेके 25 तक 5 साल तक वो ऑडिटर काम नहीं कर सकता। फिर 2025 से लेके 30 तक अगर तुम उसको अपॉइंट करना चाहते हो तो फिर से कर लो। हम 5 साल का गैप देना चाहते हैं हर पर्सन को। तो एक इंडिविजुअल पर्सन का फाइनल रूल सुनना। एक इंडिविजुअल पर्सन अगर ऑडिटर होता है
तो वो 5 साल अगर कंटिन्यूअस एक फर्म में ऑडिटर रह जाता है तो उसके 5 साल कंप्लीट होने के बाद 2015 से लेके 20 तक रह जाएगा। उसके बाद अगले 5 साल 2020 से लेके 25 तक वो उस कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकता है। ऐसा नहीं है कि मिस्टर ए बेरोजगार हो जाएगा, रिलायंस में नहीं बनेगा तो इंफोसिस में बनेगा, बजाज में बनेगा, टाटा में बनेगा। 20 लाख कंपनियां इंडिया में, तो वो ऑडिटर दूसरी कंपनी में बन सकता है भाई, उस वाली कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकते 5 साल। ये जो 5 साल है ना, जब आपको ऑडिटर बनने के लिए मना किया जा रहा है, इसको बोला जाता है कूलिंग पीरियड। क्या बोलते हैं हम इस पीरियड को? इस पीरियड को हम लोग कहते हैं कूलिंग पीरियड। अब बात आती है सेकंड नंबर। सेकंड पॉइंट कहता है एक पार्टनरशिप फर्म के लिए। इंडिविजुअल पर्सन के लिए क्या बोला? 5 साल काम करो, फिर 5 साल नहीं कर सकते, यही बोला ना। पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या बोला कि तुम 2015 से लेके 20 तक अगर रिलायंस में ऑडिटर हो, ओके 5 साल हो गए, रह सकते हो। फिर 2020 से लेके 25 तक अगले 5 साल वापस तुम्हारी फर्म ऑडिटर बनना चाहती है। मान लो ए एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट एक पार्टनरशिप फर्म है और वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ऑडिटर थी 2015 से लेके 20 तक। तो 15 से 20 तो वो फर्म ऑडिटर रह गई। फिर 20 से 25 भी तुम्हारी फर्म ऑडिटर बनना चाहती है, बन सकती है। मतलब 5 साल के बाद अगले 5 साल भी अलाउड है। लेकिन ये 5-5 साल 2 बार खत्म होने के बाद, उसके बाद जो 2025 से लेके 30 तक का जो पीरियड होगा ना, उसमें आपकी फर्म ऑडिटर नहीं बन सकती है। मतलब एक पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या बोला कि एक पार्टनरशिप फर्म 5-5 साल के लिए 2 बार कंटिन्यूअस ऑडिटर बनने के बाद, उसके बाद जो अगले 5 साल होंगे ना, उसमें ऑडिटर नहीं बन सकती। इंडिविजुअल पर्सन के लिए क्या बोला था कि 5 साल हो गए, रेस्ट कर लो। पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या बोला? 5-5 साल 2 बार होने के बाद रेस्ट कर लो। इसका मतलब इंडिविजुअल पर्सन 5 साल में ही रेस्ट करेगा और पार्टनरशिप फर्म 5-5 साल के लिए 2 बार अपॉइंट होगी, उसके बाद रेस्ट करेगी। एक क्वेश्चन पूछूं, 2015 से लेके 2025 तक 10 साल के लिए हम ए एंड कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट कर लेते हैं। 2015 की एजीएम में रिजोल्यूशन पास कराते हैं, 10 साल के लिए कंपनी को ऑडिटर बनाया जाता है, फर्म को ऑडिटर बनाया जाता है कंपनी में। दिस इज नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है। हम लोगों ने जब सब्सिक्वेंट ऑडिटर पढ़ा तो हम लोगों ने पढ़ा कि एक ऑडिटर जो अपॉइंट होता है ना, वो 5 साल बाद जो एजीएम आती है उसमें रिटायर हो जाता है। एक ऑडिटर को 10 साल के लिए तुम कंटिन्यूअसली अपॉइंट एक साथ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने 5-5 साल 2 बार लिखा। आप 2015 की एजीएम में ये रिजोल्यूशन पास नहीं करा सकते कि 15 से लेके 25 तक हमारी फर्म ऑडिटर बनेगी। नो, रिजोल्यूशन जो पास होता है, जो अपॉइंटमेंट होता है, वो 5 साल का होता है। तो 15 से 20 भी अलाउड है और 20 से 25 भी अलाउड है। कंपनी एक्ट ने ऐसा नहीं बोला कि 10 साल अलाउड है। कंपनी एक्ट ने क्या बोला? 5-5 साल के 2 टेन्योर कंप्लीट करने के बाद अगले 5 साल आप ऑडिटर नहीं बन सकते हो। और जो अगले 5 साल आप ऑडिटर नहीं बन सकते, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कूलिंग पीरियड। क्या बोलते हैं इस पीरियड को हम लोग? इसको हम बोलते हैं कूलिंग पीरियड। इन दिस केस अब फटाफट से अपन लोग प्रोविजन पे चलते हैं। उससे पहले मुझे एक बात और बतानी है। अब आपको रोटेशन का प्रोविजन समझ में आ गया होगा कि एक इंडिविजुअल पर्सन है तो वो 5 साल ऑडिट करेगा, फिर अगले 5 साल नहीं कर सकता उस कंपनी में। और अगर एक पार्टनरशिप फर्म है तो 5-5 साल के लिए 2 बार अपॉइंट हो सकती है, उसके बाद वो ऑडिटर नहीं बनेगी उस वाली कंपनी में अगले 5 साल के लिए। अब बात यह है कि ये जो दोनों प्रोविजन आपको दिख रहे हैं, ये दोनों प्रोविजन थोड़े स्ट्रिक्ट प्रोविजन है कि भाई आप एक बार ऑडिटर अपॉइंट कर लोगे, उसके बाद आपको अगली बार ऑडिटर चेंज करना पड़ेगा। तो कंपनीज एक्ट ने ये प्रोविजन सारी कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं किए हैं। अगर मेरी भाषा में कहूं तो ये जो प्रोविजन है ना,
ये सारी कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। मेरी भाषा में कहूं तो ये खाली बड़ी बड़ी कंपनीज पे ही एप्लीकेबल है। मतलब ये जो प्रोविजन है ना, ये छोटी कंपनियों पे नहीं लगता है, सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों पे ही यह प्रोविजन लगता है। तो सबसे पहली बात आती है कि ऑडिटर को चेंज करने का, रोटेट करने का जो प्रोविजन है वो आखिर किस पे एप्लीकेबल है। पहले हम लोग ये सीख लेते हैं कि किस पे एप्लीकेबल है, और फिर हम लोग देख लेंगे आखिर क्या प्रोविजन है। तो आइए हम लोग रोटेशन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ये रहा प्रोविजन। एप्लीकेबिलिटी द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, छोटे क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बड़े क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ट्रू फॉल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंपनी में ऑडिटर को चेंज करने के प्रोविजन लगते हैं या एप्लीकेबल होते हैं, कौन कौन सी कंपनी में? तो आंसर आप ध्यान से देख लीजिए, ऑल द लिस्टेड कंपनी, सभी लिस्टेड कंपनियों में प्रोविजन लगता है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर कोई भी कंपनी, मतलब पब्लिक हो प्राइवेट हो कोई भी कंपनी हो, जिसकी बोरोइंग, उधारी 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। बोरोइंग कहां से? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक एंड पब्लिक डिपॉजिट से। अगर इन चार में से एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो आपकी कंपनी पे ऑडिटर को चेंज करने का प्रोविजन लगेगा, और अगर आपकी कंपनी इसमें कवर नहीं होती है तो आपकी कंपनी पे ऑडिटर को चेंज करने का प्रोविजन नहीं लगेगा। मतलब आपकी कंपनी अगर छोटी कंपनी है, ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करती है, तो आपकी कंपनी में आप एक ऑडिटर को लाओ, फिर अगले 5 साल बाद फिर अपॉइंट कर लो उसी को, फिर 5 साल होने के बाद फिर उसी को रीअपॉइंट कर लो, फिर 5 साल होने के बाद फिर उसी को रीअपॉइंटमेंट कर लो। कंपनीज एक्ट ने मना नहीं किया है। कंपनीज एक्ट ने बोला कि जो कंपनियां इस क्राइटेरिया को फुलफिल करती है उसी पे यह प्रोविजन लगेगा। ओके, अब बात आती है कि आखिर प्रोविजन क्या है। तो मेन प्रोविजन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इंडिविजुअल पर्सन के लिए, इंडिविजुअल ऑडिटर के लिए अलग प्रोविजन है और फर्म के लिए अलग प्रोविजन है। इंडिविजुअल पर्सन का प्रोविजन मेरे साथ साथ पढ़ना। कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर फॉर मोर देन 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर। 5 साल एक साथ का एक टेन्योर अपॉइंट हो सकता है, उससे ज्यादा के लिए वो अपॉइंट नहीं हो सकता है। ऑडिटर हु कंप्लीटेड हिज टर्म ऑफ 5 ईयर, जिस ऑडिटर ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया, नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट इन सेम कंपनी फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, वह ऑडिटर अगले 5 साल के लिए उसी कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकेगा, और इसको हम लोग कूलिंग पीरियड कहते हैं। जो 5 साल अपॉइंट नहीं हो पाते ना उसको। लेकिन एक पार्टनरशिप फर्म, राइट साइड में देखना क्या बोला, कैन नॉट बी अपॉइंटेड फॉर मोर देन 2 टर्म्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर। मतलब 5-5 साल के लिए 2 बार अपॉइंट हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। एक ऐसी फर्म जिसने 2 टर्म कंप्लीट कर लिए हैं 5-5 साल के, shall not be eligible for appointment in the same company for next 5 years। अगले 5 साल अपॉइंट नहीं हो सकती है। तो आप ध्यान से देखना, कूलिंग पीरियड तो दोनों ही केस में 5 साल ही है। जो आपका डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं ना कूलिंग पीरियड को समय के लिए, वो दोनों ही केस में 5 साल ही है। ऐसा मत समझ जाना कि फर्म के केस में 10 साल का कूलिंग पीरियड है, नहीं है। तो ये था हमारा रोटेशन का मेन प्रोविजन। लेकिन रोटेशन का प्रोविजन यहीं पर खत्म नहीं होता है।
रोटेशन के प्रोविजन के साथ में आपको कुछ दूसरे 5 प्रोविजन भी ध्यान रखने होंगे जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो देयर आर सम अदर प्रोविजंस, और एक एक प्रोविजन ध्यान से समझते जाना और सुनते जाना। फर्स्ट प्रोविजन, सेम restrictions will be applicable on the other firm having the common partner। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना। दो फर्म है, ए एंड कंपनी और पी एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट की दो फर्म है। ए एंड कंपनी में 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। पी एंड कंपनी में भी 3 पार्टनर है, पी, क्यू एंड ए। एक सी है ना, वो मल्टीपल फर्म में पार्टनर हो सकता है, यह अलाउ कर रखा है आईसीएआई से परमिशन लेके। एक सीए 2 से ज्यादा फर्म में या 2 फर्म में पार्टनर बन सकता है। अब आप देखिए मिस्टर ए दोनों फर्म में पार्टनर है, वो ए एंड कंपनी में भी पार्टनर है और पी एंड कंपनी में भी पार्टनर है। तो क्या बोला फर्स्ट रूल ने कि अगर एक फर्म में और दूसरी फर्म में कोई भी एक कॉमन पार्टनर होता है, तो ऐसी स्थिति में अगर एक फर्म का कूलिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा तो दूसरी फर्म का भी कूलिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अगर ए एंड कंपनी डिस्क्वालीफाई हो गई रोटेशन में तो पी एंड कंपनी भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी रोटेशन में। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं। मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 2020 से लेके 25 तक ए एंड कंपनी ऑडिटर थी, फिर 25 से लेके 30 तक भी ए एंड कंपनी ऑडिटर थी, तो ए एंड कंपनी के 10 साल पूरे हो गए। अब 2030 से लेके 35, 30 से लेके 35, 30 to 35 वाले टर्म में क्या ए एंड कंपनी ऑडिटर बन सकती है? द आंसर इज नो, नहीं बन सकती, क्योंकि वो कंपनी लिस्टेड कंपनी है, उसके ऊपर रोटेशन एप्लीकेबल है। तो मिस्टर ए जाके क्या बोलेगा, अरे आप तो पी एंड कंपनी को ऑडिटर बना लो, ए एंड कंपनी डिस्क्वालीफाई होगी ना। तो मिस्टर ए को कह देना कि कंपनीज एक्ट बनाने वाले अपने में से चुन चुन के गए हुए हैं, उनको पता है कि तुम क्या सोच सकते हो, तो उन्होंने पहले से प्रोविजन बना के बोल दिया कि पी एंड कंपनी भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी क्योंकि दोनों फर्म में मिस्टर ए नाम का कॉमन पार्टनर है। फर्स्ट पॉइंट खत्म। पॉइंट नंबर 2 ने क्या बोला, राइट्स ऑफ रिमूवल और रेजिग्नेशन आर नॉट अफेक्टेड। देखो 2015 से लेके 20 तक के लिए आपने मेरे को ऑडिटर बना दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 2017 में अगर रिजाइन करना चाहता हूं तो नहीं कर सकता हूं, मैं रिजाइन कर सकता हूं, रेजिग्नेशन देना मेरा अधिकार है। और 2018 में अगर आपकी कंपनी मुझे निकालना चाहती है तो वो मुझे रिमूव भी कर सकती है। तो इन्होंने कहा कि हमने पूरे कंपनी एक्ट में ऐसा कभी भी नहीं लिखा कि आपको 5 साल के लिए अपॉइंट कर दिया तो आपको 5 साल रहना कंपलसरी है, न तो हम आपको निकाल सकते हैं न तो आप हमको निकाल सकते हो। अरे कानून में तो देश का प्रधानमंत्री भी हटाने की परमिशन और पावर दे रखी है कि रूल फॉलो करके देश के प्रधानमंत्री को भी हटाया जा सकता है, तो ऑडिटर क्या चीज है। तो इसका मतलब एक ऑडिटर को रिजाइन करने का और कंपनी को रिमूव करने का जो राइट दिया जाता है वो राइट कोई अफेक्ट नहीं होता है, वो राइट सेम रहेगा। पॉइंट नंबर 3, सेम रेस्ट्रिक्शंस आर एप्लीकेबल ऑन द इंडिविजुअल और फर्म associated with retiring auditor under same control, network और brand name। आप मेरी बात को ध्यान से समझना, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक ब्रांड नेम है जिसका नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको शॉर्ट में P&L भी कहता है, LAWS कानून वाला लॉस है। एक फर्म है जिसका नाम क्या है, एक ब्रांड है जिसका नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, इस फर्म ने क्या किया, 2 इंटरनल फर्म बनाई, प्रॉफिट एंड कंपनी, लॉस एंड कंपनी। 2 फर्म हैं लेकिन दोनों का कंट्रोलिंग यहां से होता है।
दोनों का ब्रांड नेम ये वाला है, ओके, सेम ब्रांड नेम में। अब प्रॉफिट एंड कंपनी में 3 पार्टनर है, एबीसी, लॉज एंड कंपनी में 3 पार्टनर है, पीक्यूआर। अब आप देखो 2 फर्म है और दोनों में कॉमन पार्टनर तो कोई है ही नहीं, इसका मतलब पॉइंट नंबर 1 तो लगता ही नहीं है। पॉइंट नंबर 1 ने तो बोला 2 फर्म में कॉमन पार्टनर होगा, तो हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो पॉइंट नंबर 3 ने क्या बोला, अगर 2 फर्म्स हैं और एक फर्म और दूसरी फर्म में या तो सेम कंट्रोल है, या तो सेम नेटवर्क है, या तो सेम ब्रांड नेम है, तो ऐसी स्थिति में जब ए एंड कंपनी का कूलिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, तो ये प्रॉफिट एंड कंपनी का कूलिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, तो लो एंड कंपनी का भी कूलिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा सेम कंपनी में। तो मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में प्रॉफिट एंड कंपनी 2015 से लेके 20 और 20 से लेके 25 तक ऑडिटर रह गई, तो 2025 से लेके 30 तक न तो प्रॉफिट एंड कंपनी ऑडिटर बन सकती है, न तो लॉस एंड कंपनी ऑडिटर बन सकती है, क्योंकि कंपनीज एक्ट बनाने वाले हम में से चुन चुन के गए हुए, उनको पता है कि तुम लोग क्या कर सकते हो। तो क्या लिखा देखो, सेम रेस्ट्रिक्शंस आर एप्लीकेबल ऑन द इंडिविजुअल और फर्म associated with the retiring auditor under the same control network और brand name। जो रिटायरिंग ऑडिटर है और जो नया ऑडिटर तुम लाना चाहते हो, अगर दोनों किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं ब्रांड नेम, सेम नेटवर्क या सेम कंट्रोल से, तो वो दोनों पे एप्लीकेबल हो जाएगा कूलिंग पीरियड। पॉइंट नंबर 4, office held by the auditor before commencement of this act is also taken into account in counting of 5 or 10 years। अब आप समझो कि पुराने कंपनी एक्ट में तो प्रोविजन था ही नहीं कि एक ऑडिटर को चेंज करना है। अब सन 2001 की बात है, सीए निखिल मेहता को आप लोगों ने क्या किया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में ऑडिटर बना दिया। अब 2001 से लेके 2014 तक 14 साल से निखिल मेहता यहाँ ऑडिटर है। अब 2014 में नया प्रोविजन आया, नया एक्ट आया, और कंपनीज एक्ट 2013 ने क्या बोला कि 1 अप्रैल 2014 से रूल बनाया जाता है कि जो ऑडिटर होगा वो 5 साल के लिए अपॉइंट होगा, इंडिविजुअल पर्सन। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 2014 से लेके 2019 तक के लिए मेरे को अपॉइंट कर लो 5 साल के लिए, फिर 2019 के बाद नहीं होगा। तो ऐसे केस में कानून ने क्या बोला कि ये जो तुम 14 साल पहले से ऑडिटर हो ना, इसको भी हम गिनेंगे। तो आप तो 14 साल से पहले से ऑडिटर हो, अब आपको हम 5 साल और यहाँ पे रहने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि हम इसको जो आप पहले से कंपनी जेट आया उससे पहले से जो टेन्योर आपका है ना, उसको भी हम काउंटिंग में लेते हैं। अब ऐसे केस में 2014 में जो रूल आया था, उस रूल में लिख रखा था कि हम आपको 3 साल की मोहलत देते हैं, 3 साल के अंदर तुम नए कंपनी एक्ट के हिसाब से प्रोविजन फॉलो कर लो। इस वाले केस में तो ठीक है, 3 साल की मोहलत दी थी और उसमें पुराने वाले सारे ऑडिटर को हटना था जिनका भी टेन्योर कंप्लीट हो गया था। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 ने क्या बोला, इफ द ऑडिटर हु इज अंडर कूलिंग पीरियड जॉइंस अनदर फर्म द अदर फर्म शैल ऑल्सो बी डिस्क्वालीफाइड। ऑब्वियसली मान लीजिए मिस्टर ए का कूलिंग पीरियड चल रहा है, तो मिस्टर ए अगर किसी भी फर्म में पार्टनर बन जाएगा तो उस फर्म को भी हम लोग डिस्क्वालीफाई कर देंगे, क्योंकि मिस्टर ए का कूलिंग पीरियड चल रहा है, वो ऑडिटर नहीं बन सकता है। तो ये प्रोविजन था किससे रिलेटेड, रोटेशन ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड। आपको ये सारे चार्ट जो दिख रहे हैं ना, वीडियो को पॉज करके सारे चार्ट अपनी कॉपी में बनाने हैं। व्हाट्स द नेक्स्ट पॉइंट, सर्टिफिकेट एंड कंसेंट बाय द ऑडिटर। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये अभी कॉस्ट ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आया भी था 1-2 अटेम्प्ट पहले सीए इंटर लेवल पे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर है क्या। देखो हेडिंग साफ साफ बोल रही है, सर्टिफिकेट एंड कंसेंट बाय द ऑडिटर। कुछ नहीं है, कंपनी गई सीए निखिल मेहता के पास और जाके बोले कि भाई हमारी कंपनी में ऑडिटर बनेगा क्या। तो मैंने कहा ठीक है, यस बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। बोले अगर बन जाएगा ना, बनने को तैयार है ना, तो एक पेपर ले और उस पेपर पे 1 2 3 4 5 ये 5 बातें लिख और साइन कर दे।
तो मैंने बोला ठीक है, बोलो क्या क्या लिखने का है। तो निखिल मेहता ने एक पेपर लिया, पेपर पे उसने 1 2 3 4 5 5 बातें लिखी और साइन किए, और साइन करके ये पेपर किसको दे दिया? कंपनी को। इस पेपर को कहते हैं सर्टिफिकेट एंड कंसेंट। सर्टिफिकेट एंड कंसेंट मतलब इन 5 बातों का जो ऑडिटर अपॉइंट होना चाहता है ना, वो डिक्लेरेशन देता है पहले से। भाई कल को नाटक नहीं करोगे। जैसे आप मेरे पास आए और मेरे को आके बोले कि यार निखिल जी, आपके पास कितनी कंपनियों की ऑडिट है, अगर आप एक और कंपनी की ऑडिट लोगे तो आपका सेलिंग लिमिट क्रॉस तो नहीं हो जाएगा? मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे पास इतनी ज़्यादा कंपनियों की ऑडिट नहीं है, मेरा सेलिंग लिमिट क्रॉस नहीं होगा, जो 20-30 की लिमिट है ना, उस लिमिट के अंदर ही हूँ मैं। बोले ये आप पेपर पे लिख के दे दोगे? मैंने कहा लिख दूंगा, लाओ पेपर में साइन कर देता हूँ लिख के। तो जब तुम किसी ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहते हो तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला? अपॉइंटमेंट होने से पहले तुमको उससे एक सर्टिफिकेट एंड कंसेंट लेनी है। उस सर्टिफिकेट और कंसेंट में क्या लिखना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये 5 पॉइंट याद कर लो, एग्जाम में आएगा। एग्जाम में पूछेगा क्या बोला है? कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना है, बताओ सर्टिफिकेट और कंसेंट में क्या लिखना है? तो चाहे कॉस्ट ऑडिटर हो तो भी यही पॉइंट लगेंगे, स्टेचुटरी ऑडिटर हो तो भी यही पॉइंट लगेंगे। तो तुमको एग्जाम में कॉस्ट ऑडिटर भी पूछते ना तो भी यही आंसर है। क्या लिखेगा? सबसे पहले ऑडिटर लिखेगा अपनी कंसेंट, टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर, मैं आपकी कंपनी में ऑडिटर बनने को तैयार हूं। पहला तो ये लिख दिया है, तो हो गई कंसेंट, हो गई। देखो आप, कंसेंट कंप्लीट हो गई। अब देखा सर्टिफिकेट, मैं ऑडिटर हूं ना, तो मैं आपको पेपर पे लिख के दूंगा कि आई एम नॉट डिस्क्वालिफाइड, मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं, मैंने अपनी खुद की क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन चेक कर लिए, मैं इस एक्ट में भी डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं, कंपनीज एक्ट में, और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट में भी डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं, ऐसा मैं खुद आपको लिख के देता हूं। ओके, थर्ड क्या लिखना है? द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट इज एज पर द टर्म प्रोवाइडेड इन द एक्ट। ये जो प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट है ना, वो इस एक्ट में दिए गए टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर हो रहा है। तो क्या आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो इस एक्ट में लिखी हुई है वो स्वीकार है? तो मैं लिखूंगा कि जी हाँ, मुझे पता है कि कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग आप मेरे को अपॉइंट कर रहे हो, और मैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर स्टेचुटरी ऑडिटर की जिम्मेदारियां लेने को तैयार हूं। कल को यूं नहीं बोलोगे तुमने मेरे को कंपनी चेक के तहत अपॉइंट किया, मेरे को क्या पता, ऐसा नहीं बोलोगे। पहले से लिख के सर्टिफिकेट दो कि मैं इस वाले एक्ट की सारी शर्तें पूरी करूंगा। चौथा, द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट इज विद इन लिमिट। चौथा आप लिख के दो कि आपकी जो सेलिंग लिमिट है वो क्रॉस नहीं हो रही है, आप विद इन सेलिंग लिमिट अपना ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हो। और पांचवा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या होता है, अगर नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखो। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर कोई भी सीए करता है तो उसके खिलाफ आईसीएआई में केस चलता है। तो मुझसे कंपनी आके बोलेगी कि मेहता जी आपको हम ऑडिटर बना तो रहे हैं, लेकिन आप पहले हमको बताओ कि आपके ऊपर आईसीएआई में कौन कौन से केस चल रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक लिस्ट बना के दूंगा 1 2 3 4, मेरे ऊपर 4 केस चल रहे हैं। फिर वो बोलेंगे पक्का ना ये 4 ही है, 5वां तो नहीं है, तो फिर मैं नीचे लिख के दूंगा कि द अबव लिस्ट इज ट्रू एंड करेक्ट। तो ई पॉइंट ने क्या बोला? लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग पेंडिंग विद रेस्पेक्ट टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। एक तो ये लिस्ट दूंगा मैं आपको सर्टिफिकेट के साथ, एंड दूसरा मैं सर्टिफिकेट में डिक्लेयर करूंगा कि जो लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं वो बिल्कुल सही है, उसमें मैंने कुछ गलत नहीं लिखा है। तो दिस वाज द पॉइंट, क्या? सर्टिफिकेट एंड कंसेंट बाय द ऑडिटर। ओके ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सारी बातें याद रखनी है। अब बात आती है नेक्स्ट, नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट बाय द कंपनी टू द आरओसी। जब आप एक ऑडिटर को एनुअल जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करा के अपॉइंट कर लेते हो, तो कंपनी की ड्यूटी है कि आरओसी को यह बात इन्फॉर्म करे कि हमने ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है। तो नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट टू आरओसी कौन से फॉर्म में देना है? ADT1 नाम का एक फॉर्म है, उसमें देना है। कौन देगा? बाय द कंपनी। कब देगा?
विद इन 15 डेज ऑफ द मीटिंग, जिस मीटिंग में तुमने उसको अपॉइंट किया उसके 15 दिनों के अंदर अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सूचना देनी होगी। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। हम लोग कुछ नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।